तो चलिए, जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। मैं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु एकेडमी क्लासेस में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है कार्य तथा ऊर्जा। इस चैप्टर का पार्ट 1 हमने देख लिया है, तो आज इस चैप्टर का पार्ट 2 बनने वाला है। तो हमें उम्मीद है कि पार्ट 1 आप लोगों को पसंद आया होगा, तो पार्ट 2 हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो चलिए, बगैर समय गवाए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कल हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तक देख लिया था, और उसके आगे हम आज चलने वाले हैं। तो उसके आगे जो चलने वाले हैं, तो आज का जो पहला पॉइंट बनने वाला है, उस पॉइंट का नाम है द्रव्यमान ऊर्जा। द्रव्यमान द्रव्यमान ऊर्जा द्रव्यमान ऊर्जा अंग्रेजी में कहें तो मास एनर्जी। मास एनर्जी। चलिए दोस्तों, देखिए, जितना भी प्रकृति में अनेक प्रकार के पदार्थ उपस्थित हैं, अनेक प्रकार के उपस्थित होने के कारण कोई भी वस्तु होगा, कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी वस्तु, है ना, गेंदा हो, फुटबॉल हो, लड़का हो, लकड़ी हो, बॉल हो, कुछ भी हो, गाड़ी हो, मोटरसाइकिल, कुछ भी हो, उन सब में उसके द्रव्यमान के कारण उसमें ऊर्जा संचित होती है ना। तो प्रत्येक जो पदार्थ होगा, है ना, दुनिया के कोई भी पदार्थ हो, है ना, प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण कारण क्या होगी, कारण उसमें क्या होगी, उसमें ऊर्जा संचित होती है, ऊर्जा संचित होती है। अच्छा, इसको बताने वाला एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने एक समीकरण दिया था। वह समीकरण क्या था? वह समीकरण था कि E बराबर mc²। ये क्या था? ये फॉर्मूला था जो कौन दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। कौन दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन ने यह फार्मूला को दिया था, E बराबर mc²। इसके अनुसार यहाँ पे जो E है, E जो है, इनके अनुसार जो E है, ये पदार्थ में निहित ऊर्जा है। दोस्तों, क्या है? पदार्थ में निहित ऊर्जा है। ये क्या है? यहाँ पे पदार्थ में निहित ऊर्जा है। और यहाँ जो m है, ये क्या है? ये जो m है, ये है पदार्थ का द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान है, पदार्थ का द्रव्यमान। और c यहाँ है, ये जो c है, यह है प्रकाश का वेग। आप लाइट पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया होगा कि जो वैक्यूम है, क्या वैक्यूम यानी कि निर्वात जो है, उसमें प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये किसा? निर्वात का चाल। लेकिन अगर प्रकाश अलग अलग माध्यमों से होकर गुजरता है तो उसके वेग में कुछ परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि कांच में कुछ और होगा, पानी में कुछ और होगा, किसी मेटल से होकर गुजरेगा तो कुछ और होगा। यह निर्वात की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो पर सी क्या है? यहाँ प्रकाश है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको याद रखिएगा, पूछा है। अब उसके बाद ना, तो ये जो फॉर्मूला है E बराबर mc², यह द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण है। क्या है? द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण है, याद रखिएगा इसको। चलिए, अब इसके बाद और एक बात और याद रखिएगा, ये जो समीकरण है, इस समीकरण को अपेक्षिकता का सिद्धांत अथवा सापेक्षिकता का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अपेक्षिकता का सिद्धांत अथवा सापेक्षता का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से इसे जानते हैं या फिर इसे कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों, कल हम अलग अलग ऊर्जा के बारे में बात किए थे, है ना, जैसे परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा की हमने बात किया था। तो थोड़ा उस पर नज़र डाल लेते हैं। देखिए, ये क्या होता है? सौर ऊर्जा। देखिए, प्रकृति में हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम है मंदाकिनी। तो हमने कहा कि हम जिस पिंड में, तो उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। और मंदाकिनी का सबसे प्रधान कौन है? सूर्य है। तो पृथ्वी पर जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, क्या है? सूर्य है ना। तो सौर मंडल का प्रधान सूर्य होने के कारण हम लोग क्या होता है? एक विशाल ऊर्जा का भंडार है सूर्य। तो हम लोग क्या है? सूर्य पृथ्वी का विशाल ऊर्जा का स्रोत है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद हमने कहा कि नाभिकीय ऊर्जा। देखिए, नाभिकीय ऊर्जा। इस नाभिकीय
इस नाभिकीय ऊर्जा का जो स्रोत हो रहा था, जो परमाणु का नाभिक ऊर्जा के रूप में भंडारण किया जाता है। और आप जानते होंगे, क्या जानते होंगे, समझिए इसको। देखिए, आप जानते होंगे कि जो हाइड्रोजन बम है या परमाणु बम है, क्या परमाणु बम या हाइड्रोजन बम, क्या हाइड्रोजन बम, परमाणु बम का है, हाइड्रोजन बम का है, या नाइट्रोजन बम का है, क्या नाइट्रोजन, क्या कहे, नाइट्रोजन बम का है। तो है ना, इन सब बनाने के पीछे एक दो प्रक्रिया से गुजारना पड़ता है, जिसे हम नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन का प्रयोग करते हैं ना। नाभिकीय संलयन या फिर नाभिकीय विखंडन, संलयन कहे या क्या करें, विखंडन कहे, है ना। इन विधियों का प्रयोग करके हम ऐसे ऊर्जा का निर्माण करते हैं। संलयन का मतलब होता है जुटना, जब आपस में आकर जुड़ता है कोई भी, जैसे सूर्य में जो ऊर्जा जो विद्यमान है वह नाभिकीय संलयन की विधि पर विखंडन, और परमाणु जब विखंडन के आधार पर काम करती है ना। तो संलयन करेगा तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। तो इनको जो प्राप्त करने हैं, परमाणु ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा या फिर नाइट्रोजन ऊर्जा, या संलयन विधि या विखंडन विधि से हम इस ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं। बात समझ में। उसके बाद है अगला पॉइंट है ध्वनि ऊर्जा। क्या ध्वनि ऊर्जा की बात करें, ध्वनि ऊर्जा की बात करें ना, यानी कि साउंड एनर्जी, क्या साउंड एनर्जी की बात कर लें। तो साउंड एनर्जी की बात कर ले तो इसमें हमने कोई भी चीज़ होती है क्या, कंपन करती है। जब कोई, जैसे मान ली कि आपके पास से कोई वस्तु है, मेटल की वस्तु है, उस पर कोई चीज़ से धर के पीट पाट कर दिया, ठोक ठटा कर दी, तो उससे क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है, आवाज़ निकलती है। और उसे क्या होती है, कंपन करती है ना, कंपन करती है, कंपन करते हुए एक ऊर्जा को उत्पन्न करती है ना। कंपन करती ऊर्जा को, या फिर तेजी से अगर आवाज़ करती हुई कोई वायुयान गुजरती है, तब भी क्या करती है, घरों के आसपास से, खिड़कियों के आसपास क्या करती है, कंपन होती है। जैसे मान लीजिए कि हम जिस जगह पर आते हैं, हमारे किनारे क्या है, रेलवे है, क्या रेलवे, तो रेलवे जब गुजरता है तो पूरी उस जगह को कंपन कर देता है, तो क्या करता है, बुला देता है। तो कंपन करते हुए हमारे कानों तक भी ध्वनि पहुंचती है, तो भी क्या है, हमें सुनने में मदद पहुंचाती है। तो भी क्या है, एक प्रकार से ऊर्जा ही है, यह है ऊर्जा ही है। उसके बाद है रासायनिक ऊर्जा। क्या है, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊर्जा कहे तो केमिकल एनर्जी। देखिए, जब एक तत्व ही है, इन दो तत्वों के आपस में संयोग कर जब नए तत्व का निर्माण होता है, तो उससे भी क्या हो जाए, ऊर्जा का उत्पन्न होता है ना। जब दो तत्वों के क्या संयोग कर, रासायनिक अभिक्रिया कर जो उत्पादित ऊर्जा होता है, उसे हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। अगला है दोस्तों, अगला क्या है, अगला हम एक और देख लेते हैं, क्या प्रकाश ऊर्जा। क्या प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। इस प्रकाश ऊर्जा में विभिन्न प्रकार के स्रोत होते हैं। सूर्य भी तो होंगे, सूर्य होगा, दीपक होगा, विद्युत बल्ब होगा, और भी कुछ चीज़ें होंगे जिससे क्या करेगा, प्रकाश उत्सर्जित करता है ना, प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो प्रकाश ऊर्जा में आपका बल्ब भी होगा, सूर्य भी होगा, विद्युत से बना कोई दीपक होगा, या फिर मोमबत्ती जलाते हैं तो उससे भी प्रकाश निकलता है ना। तो प्रकाश ऊर्जा के अनेक स्रोत हो सकते हैं। तो कुछ हम इसका एग्जाम्पल ही देते हैं, जैसे हम कहते हैं, और ऐसे भी हो सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल का नाम सुना कुछ ही, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, कुछ ही फोटो इलेक्ट्रिक सेल हो गया। सौर ऊर्जा हो गया, क्या हो गया, सौर हो गया, सूर्य हो गया, अन्य है ना, अन्य प्रकार के जो भी चीज़ें हो गए, क्या हो गया, उससे क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। और इस ऊर्जा के माध्यम से, जैसे सूर्य है, तो सूर्य की ऊर्जा के बड़े पैमाने के माध्यम से जो भोजन होता है, जो पौधों अपना भोजन क्या करता है, निर्माण करता है, और सूर्य की वजह से ही पौधे भोजन निर्माण कर पाते हैं, और उससे हम लोग जिंदा रह पाते हैं, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी का एकमात्र ऊर्जा का जो स्रोत है, अंतिम रूप से एकदम, वो क्या है, सूर्य ही है। क्या है, सूर्य ही है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है अगला पॉइंट, एक और देख लीजिए, कहता है उष्मीय, कुछ ही उष्मीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा अंग्रेजी में कहे तो हीट एनर्जी। देखिए, ये क्या होता है, हीट एनर्जी कैसे होगा, जब कोई वस्तु आप जला रहे हैं, या फिर दोनों हाथ को ऐसे से कस कर रगड़िएगा, तो जब आपस में दोनों घर्षण करेगा तो क्या होगा, यहाँ से ऊष्मा उत्पन्न होगा, क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा, है ना, ऊष्मा उत्पन्न होगा। ठीक है, यही ऊष्मा हो गया, क्या ऊष्मा हो गया। तो कस कर रगड़िएगा तो क्या होगा, गर्मी उत्पन्न होगा। वो यानी कि घर्षण के कारण, उसमें घर्षण के कारण, या फिर कोई चीज़ जलाते हैं तो उससे ऊष्मा निकलता है। क्या ऊष्मा निकलता है। अब आग भी जलाते होंगे तो तापते होंगे इसे ठंडा के समय अब आएगा कुछ दिन के बाद, है ना, तो तापिएगा तो भी देखिए क्या होता है, वहाँ से ऊष्मा निकलता है, हाथ को रगड़िए तो भी ऊष्मा निकलता है। तो इस प्रकार से जो चीज़ें जो निर्माण होता है ऊष्मा, उसको हम कहते हैं उष्मीय ऊर्जा। उम्मीद है ये सब बातें आपको समझ में आया होगा, है ना। अब देखिए दोस्तों, अब जो अगला पॉइंट है ना, द्रव्यमान ऊर्जा के बाद जो अगला पॉइंट है उसका नाम है संवेग। क्या नाम है, संवेग अंग्रेजी में कहे तो मोमेंटम। क्या बोले, मोमेंटम, अंग्रेजी में क्या कहेंगे दोस्तों, मोमेंटम कहेंगे। क्या कहेंगे, मोमेंटम कहेंगे। देखिए, ये क्या होता है, कहता है संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है, गति की मात्रा को बताता है। संवेग क्या है, संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है। क्या बताता है दोस्तों, गति की मात्रा को
मात्रा को क्या करता है, बताता है, बताता है। यही क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। अगर हम संवेग बराबर फॉर्मूला की बात करें, है ना, संवेग क्या, संवेग बराबर अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो द्रव्यमान, कुछ ही द्रव्यमान कहे तो मास, क्या कहे दोस्तों, मास इंटू वेग, वेग कहे तो वेलोसिटी, वेग कहे तो वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा दोस्तों, P बराबर एम भी, क्या निकल कर आएगा, P बराबर एम भी। और दोस्तों इसका एसआई मात्रक होता है, क्या होता है, एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों वो होता है केजी, किलोग्राम मीटर सेकेंड -1, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड -1, है ना, मीटर पर सेकेंड। देखिए अब समझिए, और इसका जो बीमा होता है, क्या होता है, बीमा, क्या, बीमा, जो बीमा एकर होता है, ये बीमा होता है MLT के पावर -1, MLT के पावर -1, ये क्या है, बीमा है। और क्या है, एसआई मात्रक है। और वेग कैसी राशि है, तो कहिएगा कि वेग सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। ये 2-3 बात याद रखेगा। एसआई मात्रक ये होता है, बीमा ये होता है, और सदिश राशि है ना। और इसका संवेग बराबर सूत्र बताती है, P बराबर एम भी, है ना, कि संवेग को P से नोट करते हैं। और इसका एम भी, एम क्या है बता दिया, अभी क्या है वो भी बता दिए, है ना। चलिए देखिए, तो उम्मीद है कि भी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, संवेग समझ लीजिए, तो लगले लगले यहीं पे तो नहीं, हम आपको आवेग भी बता देते हैं। आवेग क्या, आवेग, आवेग भी देख लीजिए, है ना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इम्पल्स, क्या बोलते हैं, इम्पल्स, इम्पल्स, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अब देखिए, ये आवेग क्या होता है, तो बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, बल, बल और बल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आवेग कहते हैं। तो बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। अर्थात आवेग बराबर बल इंटू समय होता है। फॉर्मूला बन गया, अर्थात क्या, आवेग बराबर बल इंटू समय होता है। क्या होता है, बल इंटू समय होता है। इसको रख लीजिएगा ध्यान में, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अब इसका जो एसआई मात्रक होता है, तो इसको भी देख लीजिए। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है ना, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। इसका जो बीमा होता है, क्या, बीमा, इसका जो बीमा होता है वो होता है MLT के पावर -1, ये हो गया बीमा। ये भी कैसी राशि है, ये भी सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। ये सब जो राशि है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम ये सब पूछता है कि कैसी राशियाँ है, तो राशि याद रखना होगा। तो राशि कैसी, सदिश राशि है। चलिए अब देखिए, ये आवेग कहाँ पे काम करता है, कभी क्रिकेट खेले होंगे, तो क्रिकेट खेलता हुआ कोई खिलाड़ी के प्लेयर को देखते होंगे, तो क्या करता है, कैच लगने के बाद आसानी से, है ना, कैच लगने के बाद वो तीव्र गति से अपने हाथों को पीछे करता है। क्यों क्यों करता है, बात समझते को, इसलिए करता है कि समय बढ़ने से, समय जब बढ़ेगा तो उसका जो लगने वाला बल है वो क्या करेगा, कम जाएगा। जब कोई व्यक्ति या कोई खिलाड़ी कैच कैच रोकता है तो अपने हाथों के पीछे खींचता है ना, पीछे खींचता है, क्योंकि लगने वाला जो समय का मान बढ़ता है तो लगने वाला बल क्या होता है, घट जाता है, और कैच आसानी से व्यक्ति रोक लेता है ना। कैच आसानी से रोक, जिसी समय बढ़ेगा तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और उसको चोट नहीं लगेगा और आसानी से कैच ले पाएगा व्यक्ति। तो उसी के आधार, है ना, वो इस संवेग वहाँ पे काम करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कब, जब खिलाड़ी कैच लेता है तब, है ना, समझिए। अच्छा, ये बात समझ में आ गया होगा, तो लगले एक और पॉइंट देख लीजिए। उस पॉइंट का नाम क्या है, उस पॉइंट का नाम है शक्ति। शक्ति कहे तो पावर, कहते हैं ना कि तुरंत कहता शक्ति हो रही, देखो ठीक, क्या है, पावर, क्या, पावर, शक्ति कहे तो पावर। अब जरा देखिए, ऐसे हमें पीछे बताया था कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसके पिछले क्लास में बताए थे कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। तो शक्ति यानी कि P बराबर क्या होता है, तो P बराबर क्या है, तो कार्य बटा कुछ समय, कार्य बटा समय, यानी कि वर्क बटा एनर्जी। बात समझ में आया। चलिए अब इसका भी कुछ जान लीजिए। इसका एसआई मात्रक जान लीजिए। क्या जान लीजिए, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, इसका एसआई मात्रक होता है वाट। क्या होता है दोस्तों, वाट। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वाट। इससे हम किससे संकेत करते हैं, डब्ल्यू से संकेत करते हैं, ठीक है। और इसकी जो बीमा की बात करें, क्या बात करें, इसकी जो बीमा होती है वो, इसकी बीमा होती है ML के पावर 2 और T के पावर -3, इसकी क्या होती है, बीमा होती है। क्या होती है, बीमा होती है। और इसका जो शक्ति का जो व्यवहारिक मात्रक होता है, शक्ति का व्यवहारिक मात्रक यहाँ पे लिख दें, व्यवहारिक मात्रक, व्यवहारिक मात्रक, शक्ति का जो व्यवहारिक मात्रक होता है वो होता है अश्व शक्ति। क्या होता है, अश्व शक्ति होता है, इसका व्यवहारिक मात्रक होता है ना, जिसे अंग्रेजी में कहे तो हॉर्स पावर। क्या कहते हैं, हॉर्स पावर। और यहाँ 1 HP बराबर, ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए। यहाँ 1 HP बराबर 1046 वाट होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, है ना, ये पूछा है कई बार, तो इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। तो उम्मीद है कि ये भी समझ में आपको आ गया होगा, है ना, ये भी समझ में
आपको आ गया होगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस शक्ति का जैसे जनरेटर या मोटर की जो शक्ति है इसी में व्यक्त किया जाता है। किसी जनरेटर की बात करें, कुछ जनरेटर 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 हो गया, या फिर कोई भी क्या हो गया, मोटर हो गया, क्या मोटर हो गया, मोटर की बात कर ले, या फिर जनरेटर के साथ साथ या कोई ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर जैसे ट्रांसफार्मर होता है तो उसकी शक्ति का मत है इसी में मापते हैं। ऐसे हम जो ट्रांसफार्मर या जनरेटर या इसकी जो शक्तियाँ होती है उसे हम किलोवाट में लिखते हैं। आप मीटर वगैरह में देखिएगा किलोवाट घंटा लिखता है, किलोवाट घंटा लिखता है, तो वही क्या है, शक्ति यानी कि पावर को दिखलाता है। और किलोवाट घंटा को KW से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ गया। चलिए, और जनरेटर और मोटर की जो शक्ति होती है इसी हम HP को क्या HP में मापते हैं। 1 HP बराबर कितना होता है, 740 वाट होता है। ये भी ध्यान में रखना है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आया होगा। और अच्छा तो यहाँ से एक और बात याद रखिएगा, नोट में क्या याद रखिएगा, नोट में याद रखिएगा कि जो किलोवाट घंटा है, किलोवाट घंटा, ये किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। क्या है, विद्युत ऊर्जा क्या है, मात्रक। ये बात ध्यान में रखिएगा, विद्युत ऊर्जा क्या है, मात्रक किलोवाट घंटा, है ना। इसे हम जिसे सामान्य भाषा में क्या कह सकते हैं, एक यूनिट कहते हैं। हम लोग मीटर में देखते हैं, कहते हैं कितना यूनिट उठलो हो तो इतना हो, है ना। अब प्रत्येक यूनिट के हिसाब से 6 रुपये 7 रुपये जो भी ले, है ना। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 1 यूनिट होता है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, है ना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे अध्ययन करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस चैप्टर का अंतिम पॉइंट बनने जा रहा है जिसका नाम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हम कह सकते हैं ना, सिद्धांत या नियम जो भी आप कहिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। चलिए, ऊर्जा सिद्धांत के देखिए, कहता है कि ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है न तो उत्पन्न की जा सकती है। इसे न तो नष्ट की जा सकती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती है। क्या, उत्पन्न की जा सकती है, नहीं तो इसे नष्ट किया जा सकता है और नहीं तो इसे उत्पन्न किया जा सकता है ना। बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। क्या किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि इसे एक रूप से उठा के इसे दूसरे रूप में पलट सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए, तो इसको हम एग्जाम्पल से समझिए, आपको एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए, जैसे कुछ हम एग्जाम्पल आपके सामने लिखते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि कोई इन्हें यंत्र लिख देते हैं और इन्हें कुछ हम, है ना, बदला हुआ रूप यानी कि परिवर्तन लिख देते हैं। परिवर्तन यानी कि इसको जो परि है उसका परिवर्तन रूप यानी कि बदला हुआ रूप यानी कि ऊर्जा का बदला हुआ रूप। देखिए, अगर हम मान लीजिए कि हमारे पास क्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए विद्युत सेल लेते हैं। क्या लें, विद्युत सेल ले लेते हैं, क्या लेंगे, विद्युत सेल लिए। अब विद्युत सेल क्या करता है, ये करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। यानी कि रासायनिक ऊर्जा को क्या में बदलेगा दोस्तों, या विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। क्या में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। उसी प्रकार से अगर हम आगे चलें, आप लोग गाना बजाया होगा, है ना, डीजे लगा के छमा छमा वाला नाचा होगा ना, तो उसको क्या बोलते हैं, लाउड स्पीकर कहते हैं। वो जो लाउड स्पीकर है वो क्या करता है, उसको हम विद्युत ऊर्जा देते हैं और वो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। तो लाउड स्पीकर क्या करेगा, ये करेगा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में बदलेगा। क्या, विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देगा, ध्वनि ऊर्जा में। किस में बदल देगा, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन कर देगा। बस समझ में। उसी प्रकार से माइक्रोफोन क्या करेगा, माइक्रोफोन में हम लोग बोलते हैं तो उसको किस में माइक्रोफोन में जब हम आवाज़ देते हैं कि ध्वनि ऊर्जा देते हैं तो उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है ना, परिवर्तन कर देता है। जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो इसको परिवर्तन कर देगा। अब देखिए, है ना, तो माइक्रोफोन में क्या करेंगे, माइक्रोफोन में हम ध्वनि ऊर्जा देंगे। क्या देंगे, ध्वनि ऊर्जा देंगे और ये विद्युत ऊर्जा में क्या करेगा, इसे परिवर्तन कर देगा। उसी प्रकार से टरबाइन, डायनेमो, विद्युत मोटर, हमने क्या बोला, टरबाइन बोला, डायनेमो बोला, विद्युत मोटर बोला। ये क्या करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना। क्या बोले हम, टरबाइन बोले, क्या टरबाइन बोले, डायनेमो बोले, क्या बोले दोस्तों, डायनेमो बोले। और उसके बाद क्या बोले, विद्युत मोटर बोले। क्या बोले, विद्युत मोटर बोले। ये क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करेगा। किसको, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तन करेगा, विद्युत
ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो उसी प्रकार से अब विद्युत बल्ब, आप घर में लाइट जलाते हैं, तो लाइट जलाते हैं तो उसमें क्या देते हैं? लाइट जलाते हैं तो आप उसमें क्या देते हैं? सोचिए, लाइट जलाते हैं आप उसमें विद्युत देते हैं, और विद्युत देते हैं तो कोई चीज़ देता है, वो प्रकाश देता है ना? तो विद्युत ऊर्जा जब देंगे, यानी कि विद्युत बल्ब में विद्युत देंगे तो क्या करेगा? लाइट में यानी कि प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन कर देगा। उसी प्रकार से वाद्य यंत्र, कोई के देखते होंगे बांसुरी हारमोनियम बजाते रहता है, तो उसको हम उसमें क्या देते हैं? उसमें यांत्रिक ऊर्जा देते हैं तो ध्वनि ऊर्जा निकलता है। जैसे सारंगी-वारंगी सुनेंगे ना, या कोई सितार बजाता है तो उसमें क्या देता है? क्या देता है बताइए? उसमें यांत्रिक ऊर्जा देता है, तब उसमें विद्युत ऊर्जा परिवर्तन कर देता है। उसी प्रकार से जो बारिश होता है, बारिश कैसी है? स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि बादल के रूप में क्या होता है? संचित होता है, और जैसी बारिश गिरने की स्थितिज ऊर्जा होता है तो उसमें गतिज ऊर्जा परिवर्तन, यानी कि बारिश जो होता है स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा, है ना? देखिए, तो लगभग इस चैप्टर से जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट थे, वो सब हमने क्या किया? आपको बताने का काम किया, है ना? अच्छा दोस्तों, एक और पॉइंट बता देते हैं, दक्षता बता देते हैं। क्या बताते हैं? दक्षता, है ना? देखिए, दक्षता क्या होती है? दक्षता, देखिए, कोई भी मशीन हो, दुनिया की कोई भी मशीन हो, तो उसकी दक्षता अपने आप में 100% नहीं हो सकता। कोई भी मशीन हो, कुछ न कुछ उसमें त्रुटि रहती है। तो कहता है दक्षता कि किसी निकाय के निर्गत और निवृष्टि के अनुपात को दक्षता कहते हैं। किसी आय के निर्गमन, सोचिए, निर्गत और निर्विष्ट लिख देते हैं इसको, निर्गत और निर्विष्ट के अनुपात को क्या कहते हैं? सुना लो, दक्षता कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षता कहते हैं। ये बात को ध्यान में रखिएगा। और अगर दक्षता की बात करें, दक्षता प्रतिशत की बात करें, तो यानी कि आउटपुट क्या होता है? आउटपुट यानी कि निर्गत, और इनपुट कहे तो क्या सुना? जो उसमें डाल रहे हैं, यानी कि निविष्ट कर रहे हैं, इंटू 100, है ना? तो कभी भी किसी भी मशीन की दक्षता जो होती है वो 100% नहीं हो सकती है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो उम्मीद है कि सारा टॉपिक आपको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर में किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। यदि कोई न्यूमेरिकल चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, हम न्यूमेरिकल भी इसको बना के देंगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये चैप्टर बढ़िया से समझ में आ गया होगा तो एकदम लाइक दबा के, सब्सक्राइब भी दबा के कीजिएगा, दोस्तों तक गर्दा उड़ा के शेयर कीजिएगा।